नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत पर बात करने के लिए हमने इनको दावत दी है। खुसूसी मोहम्मद अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया GNN प्लस को अपना कीमती वक्त देने का। सर, कैसा देखते हैं, कल गुज़िश्ता रोज जो है फुल कोर्ट की समाअत हुई थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से काफी कोशिश थी कि कल ही फैसला सुना दिया जाए, लेकिन कल कोई फैसला वगैरह नहीं सुनाया गया। इस बेंच को कैसे देखते हैं, फुल कोर्ट को, और मुल्क की हालात हज़रत को, आप पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखें? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता था कि इस केस की कोई इतनी तेजी से समाअत की आज जरूरत थी कि सबसे पहला केस ये लगा लिया गया। असल में जस्टिस काजी फाजीसा का जो पिछला जो बहसीयत जज दौर है, वो कई चीजें सवालात उठाते रहे हैं, फुल कोर्ट के हवाले से सवालात उठाते रहे हैं, अपने केस में लाइव कवरेज के हवाले से सवालात वो उठाते रहे हैं। तो और इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि वो सुन भी रहे थे एक केस को जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था, तो इसलिए वो चाहते थे कि ये वाला मामला लगा दिया जाए। लेकिन जब कोर्ट में लगाया गया तो कोर्ट में ब्रदर जजेस भी समझते हैं कि ये केस ऐसा नहीं है कि जरा फौरी डिसाइड करके और इस सारे मामले को, जो कि ये अदलिया की आजादी का मामला, और हम पहले दिन से, ये मेरी पिटीशन भी साथ वहां पर थी। आपको पता है मैं तो आजकल यूके में हूँ और वहाँ ख्वाजा तारक रहीम जहाँ बाकी केसेस को रिप्रेजेंट करते थे, मेरे केसेस में भी चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से जो केस फाइल किया उसमें भी वो वकील के तौर पर पेश होते हैं। बुनियादी तौर पे ऊपर ना जो जो हमारा पहले दिन से स्टैंस क्या है कि आर्टिकल 175 191 के तहत ये अगर कोई भी रेगुलेट करनी है प्रोसीडिंग को, बेंच बनाना है, मास्टर ऑफ द रोस्टर में फैसला जस्टिस काजी फाजिसा के केस पे आ चुका हुआ है, तो वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, यानी ये कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं है आप कर रहे हैं। हैरान कुन बात है कि हम इसको पता नहीं। और फिर पिछली हुकूमत ने जिस बदनीति तरीके से पहले आर्टिकल 188 के तहत जो रिव्यू के हवाले से जो तरमीम की, और फिर ये जो कानून बनाया, ये नजर आ रहा था कि 70 तकरीबन आज 1973 के आइन को देखें, आज हम 2023 में पहुंच चुके हुए हैं। तो उनको नहीं पता था, उनको सबका दारा था। आर्टिकल 184 में वैसे भी अपील आ नहीं सकती, मैं बड़ा क्लियर इस हवाले से। और अगर अपील भी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। तो आपने वो देख लिया, लाइव हेयरिंग का तजर्बा भी लोगों का बातें बहुत करते थे, उनके लोग भी जो खासतौर पर जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से देखते हैं, उनके भी बड़े एतराजात थे। यानी 7 घंटों में गालिबन 4 घंटे जजेस, यानी वो लोग तो कोई तरह बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। अरे एक अच्छा स्टेप है हेयरिंग, लेकिन इसके लिए भी अब मैं मिसाल के तौर पर, आपको पता है कि पैमरा ने कानून के तहत जो है ना इस तरह की प्रोसीडिंग जो चलाना है अपना, और वो जो लिखा हुआ है कि आप लाइव प्रोसीडिंग, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है, उसके कवरेज किस तरह कर सकते हैं, वो भी बड़ा वाजिया है। लेकिन ये तो एक एक चीज जरा सामने आई है तो बहुत से सवाल उठे हैं। लेकिन इन एनी केस ये वाला मामला जो है ये तो लटक गया है। बेंच बनाने का आर्जी तौर पर उन्होंने अपने दो सीनियर प्यूनी जजेस हैं, उनके साथ फैसला कर लिया उन्होंने जी। सर, आप कैसे देखते हैं कि आप इमरान साहब की भी वकील हैं, और ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि खान साहब के केसेस में भी जो है तोशाखाना का जो केस है, जिसने कल लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है PTV ने लाइव दिखाया है, आप समझते हैं कि खान साहब के केसों को भी इस तरह लाइव दिखाया जाए ताकि पूरी कौम देखे कि उन पर असल केस है क्या और किस हवाले से उनको जो है बुलाया जाता है अदालतों में? अच्छा, आपको याद है कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गिराने के हवाले से बातें उतरी, चौधरी परवेज लाई के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई केसेस में मैं यानी प्रोटेक्टिव बेलों में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, और बहुत, यानी तकरीबन अपना जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां फिर इमरान खान साहब की जो नाहली वाला तोशाखाना का पहले वाला फेस है, यानी ये तो बाद का फेस है ना। पहले फेस में लाहौर हाईकोर्ट में आपको पता लार्जर बेंच बना हुआ है जो सारे, और वो दायरा इख्तियार से रिलेट करता है, उन सब केसेस में पेश होते रहे हैं। और ये सारे सवाल लाइव कवरेज का, आपको याद होगा कि जो पर्चे दर्ज हो रहे थे सारे पंजाब के अंदर, वो सारे इकट्ठे होने के लिए लाहौर हाईकोर्ट के सामने फाइल किया कि एक जगह इकट्ठा कर दें हम, वो भी ना इकट्ठा हो सका। इस्लामाबाद में भी फाइल किया। तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है ना, इस तरह की स्ट्रगल पाकिस्तानी तारीख में शायद किसी वजह, एक आध केस होता था, यानी नवाज शरीफ वगैरह अगर देखा जाए, वो बाकी लीडर देखा जाए तारीख में, अगर तो चॉइस जहूर लाई और मौलाना अब्दुल न्याजी, तो सियासी केसेस हुए तो लाहौर हाईकोर्ट ने मामला टेकअप किया, सारे केस इकट्ठे किए और सारे केस खारिज कर दिए थे सियासी बुनियादों पर। यहाँ
इमरान खान के केस में अभी तक तो हम ऐसा देख नहीं सके, ना सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करी, और जस्टिस काजी फाइजा इमरान खान साहब के बारे में एक ओपिनियन रखते हैं पुराना, वो कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के हवाले से वो बातें तो सारी इमरान खान साहब ने बता दी। फिर हमने वो सारी तोशाखाना में, आपको याद होगा कि जब सिर्फ इमरान खान साहब को मामले को टेकअप किया तो मैंने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि पूरा 1947 से अब तक का रिकॉर्ड लेके आया, तो 1990 से आगे रिकॉर्ड आ गया और उसमें इतनी एविडेंस मौजूद है कि और किस किस ने क्या किया। नैब खामोश रहा, नैब ने वो तरामीम कर दी कि उसका इतलाक जो है 84 से नहीं होगा। वो अब आके चीजें तो सारी खुल चुकी हैं, लेकिन नैब का मकसद इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो वो अपना ना जस्टिस मकबूल बाकर आजकल वजीर आला सिंध हैं, ख्वाजा साद रफीक में कहते थे, तो आज वो देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंसाफ जो है इमरान खान साहब को जिन अदालतों ने जिस तरह इंसाफ देना चाहिए था, ये हकीकत नहीं मिल सका। बातें कहते करते रहे हैं कि इमरान खान साहब को किस केस में फेवर हुई। आज चलें आप सरदार साहब, आप चूंकि कोर्टों में जाकर देखते रहे हैं और मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट में भी देखता रहा हूँ, फिर जिस तरह की मेहनत आपने इस सोशल मीडिया की जो इनकलाबी दौर में की है वो आपके रिकॉर्ड के सामने। मैं आज एक सवाल रखता हूँ, क्या इमरान खान साहब को अदालतों से क्या रिलीफ, एक सिर्फ वो प्रोटेक्टिव बेलें मिलती रही हैं? जमानतों के केस तो अदालतों में पेंडिंग रहे। तोशाखाना वाला जो ये वाला केस है, ये पहले इसकी दायरा इख्तियार चैलेंज किया था, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने डिसाइड ही नहीं किया। वो 137 सेक्शन के तहत जो है ना, आपको 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर करने लाजमी, इसमें तो 120 दिनों में इस्तगासा ही दायर नहीं हुआ। फिर वो उसमें जब डिस्क्वालिफिकेशन की और अपना पार्टी लीडरशिप के हवाले से प्रोसीडिंग चली, तो मैंने मामला उनके वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ लार्जर बेंच बना, इमरान खान साहब भी आ गए, फिर यहाँ लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। और कमाल की बात है, वकील जरा देखिए, इलेक्शन कमीशन के सारे केसेस में कोई इंक्वायरी कर ले, सारे नवाज शरीफ लोग खानदान के लोग हैं। नवाज शरीफ से के खानदान के केसेस को या नवाज शरीफ वगैरह को देखते रहे, वो सारे इलेक्शन कमीशन ने चुने हुए, और जिस तरह की क्लोज सर्कल है। फिर वो स्पीकर नेशनल असेंबली इन्वॉल्व हुए, जो रेफरेंस वहां भिजवाया वो बनता नहीं था। फिर इलेक्शन कमीशन ने आपने प्रोविडेंट फंडिंग देख लिया, आपने तोशाखाना आपने देख लिया, फिर वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी केसेस। तारीखी तौर पर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तारीख अगर लिखी जाएगी, हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इमरान खान साहब का एक तो केसेस की तादाद की वजह से, और एक जिस तरीके से उन्हें विक्टिमाइज किया गया वो भी शायद तारीख में लिखा जा सके। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो एमपीए थे माद फरूक साहब के बेटे को मतलब कि शहीद हम कह सकते हैं, बेचारा वो काफी अजियत और काफी तरफ का फौत हुआ, लेकिन उसके वालिद को जो है उससे मुलाकात नहीं करने दी गई जब वो बेचारा बीमार था। उसकी तमन्नादारी करने के लिए उसके वालिद को नहीं जाने दिया गया। कैसे देखते हैं कि क्या हम ह्यूमन राइट्स भी जो उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं, क्या हम इंसानी हमदर्दी, और वैसे हम मुस्लिम में सबसे पहले हम मुसलमान हैं तो हम इंसानी हमदर्दी भी जो है वो भूल चुके हैं? अच्छा, ये जो इस बच्चे का केस है ना, हर आंख जो है ना अश्क बहा है। कमाल की बात है, बंद कमरे में तो सारा कुछ होता नहीं रहा, उसका अस्पताल में, उसके घर के हवाले से एक इतनी बड़ी कैंपेन रही, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उसको रिहाई ना दी। क्या कसूर उसका क्या है? मान लिया वो 9 मई के हवाले से है, लेकिन इंसानियत तो देखनी चाहिए ना। ये फसाइयत के इस दौर में मुझे बता दें, यानी वो गालिबन खुद गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद घर में गिरफ्तारी आ रही। ज़हनी टॉर्चर ये इतना आसान काम नहीं है। जिसने भुगता हो, मेरी फैमिली ने भुगता हुआ है मुशर्रफ के दौर के अंदर, कि जिस तरह 7 एटीए के पर्चे थे मेरे ऊपर, मेरे बेटे को अगवा करने की उस वक्त कोशिश हुई। और फिर हमें जिस तरह की तकलीफ वकालत में हम आजकल भी देखें आप, आजकल भी हमारे जैसे वकीलों का अपना कितनी डिस्टर्बेंसेस दी हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यानी हमें तो एहसास इसलिए होता है कि हम खुद इस कर्म में मुब्तला है। हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हमारे पास जो लोग आते हैं आकर बताते हैं कि खानदान के लोगों को उठा लिया गया, किसी के ड्राइवर को उठा लिया गया, कोई गार्ड उठा कर ले, कोई भाई बहन बेटी, वो भाई जिसने जुर्म किया उसको उठाएं। आप अंदाजा लगाएं कि 9 मई की आड़ के सारे 9 मई की मजम्मत करते हैं पुरजोर जिन लोगों ने की है, लेकिन आप जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं उन लोगों को, जिस तरह आप उसके साथ, अब मैं नाम क्या बताऊं, और ये मकबूल जान साहब आपके साथ में मौजूद हैं। आप आफ्ताब इकबाल देख लें, आफ्ताब इकबाल तो पाकिस्तान ही छोड़ के चला गया, और ये मकबूल जान साहब के साथ क्या कुछ हुआ, तो आप कहे उनके सामने रिकॉर्ड में, नहीं जो कुछ भी आप करे जा रहे हैं, अभी तक देखिए, तकलीफ जरा समझिएगा, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। आज तक अभी तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं हो सका है।
ये बहुत से लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लोग तो बात करते हैं कि डूबने का मकाम है इस निज़ाम, और यहाँ से लोग फिर क्यों ना भागें? यानी ये लोग यहाँ से इस निज़ाम से, यानी अगर मुझसे पूछते हैं, हम मेरा जीना मरना तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन आप मुझसे पूछते तो अज़हर सिद्दीक़ कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रखना चाहूँगा, मैं ज़हनी मरीज़ नहीं बनाना चाहूँगा। मैं इस सिस्टम के खिलाफ। आप पूरी दुनिया में ओवरसीज़ जो लोग हैं ना, जो हमारी अगली जो ये जनरेशन अब चल रही है, उन्हें पाकिस्तान से नफ़रत होती जा रही है। वो पाकिस्तान का नाम सुनना नहीं चाहते। उनके वालिदैन अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो इतराज़ उठाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप? क्या जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये अभी जिस ना समझा, और हम सिर्फ एक इदारे या किसी एक को कसूर बनाने के लिए, ये 14 सियासी जमातें इस बुराई की जड़ की, इस फसाद के जड़ की मेन बुनियाद है कि उन्होंने इमरान खान के साथ जिस तरह ये गवर्नमेंट फेंकी, ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए में, फिर जो कुछ ये लोग करते रहे, इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए, आज इस मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी है। और फिर सुनाते फिर रहे हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएगा, उसके बगैर हो नहीं सकता, कुछ शर्म और डूब मरने का मकाम है कि 1.5 साल झक मारते रहे हो, वो वहां बैठा रहा। यानी पिछले, वो अगर उसके पास कोई है, वो बहुत करना चाहता है, तो बता देना कौम को, जरा भी बता दे कि वो क्या ऐसा करेगा कि मुल्क की मईशत संभल जाएगी। जो अब 1.5 साल में कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रह गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। ओ भाई, कौन से डिफॉल्ट से आपने बचा लिया? आपने आपने अब यानी आईएमएफ ने को आपकी वजह से दिया कर्जा? आप जरा सोचिएगा, कभी जरा सोच के बैठ के देखिएगा। आईएमएफ की अपनी एक मजबूरी है, अपनी एक मसाइल हैं। आप ये बताएं कि आपने उस कर्जे को पूरा करने के लिए, बजाय ये कि चोरी चकारी, लाइन लॉसेज, लीकेज, वो रोकते, सर्कुलर डेट आपका बिजली का बढ़ गया, पानी गैस का बढ़ गया आपका, और आप कहेंगे आईएमएफ आए, और आपने हाल देख लिया, आपने बिजली कितनी महंगी कर दी, गैस कितनी महंगी कर दी। लोग तो सवाल करेंगे इस बातों का। अच्छा सिद्दीक साहब, लास्ट मुझे बताइएगा कि खान साहब का अब आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, उन्होंने डेट भी दे दी है, यहाँ तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, हुकूमती अखराजात भी, हर तरह की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है मियाँ साहब को के इस्तेमाल के लिए। 10 लाख जो लोग में जो है वो लोग आएंगे, और मीनार पाकिस्तान के कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में फिर वो पहला जलसा भी नून लीग करेगी। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के आने से नून लीग की एक मजबूत हो जाएगी, दोबारा खड़ी हो जाएगी, जो 2013 में या 17 में जो इनका एक सिस्टम था? और खान साहब के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? खान साहब क्या जेल से रिहा हो जाएंगे या वो सलाखों के अंदर ही रहेंगे? अच्छा, एक तो मैं बता दूं, नवाज शरीफ 21 तारीख को तो आएगा नहीं। अगर 21 तारीख को आएगा, इसका मतलब है आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं। मैं लफ्ज कह रहा हूँ, घुटने टेक दिए हैं। वो पुराना सनाउल और शहबाज शरीफ तो यही कहते फिर रहे हैं कि हमने बैठ के डीलें कर ली हैं। डीलें तो अगर याद हो आपको, अप्रैल 2019, अप्रैल 2019, इमरान की हुकूमत अगस्त 2018 में आई थी। ख्वाजा साहब खुद कहते हैं कि अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था। तो डीलें तो वो खुद बैठते मानते फिर रहे हैं। फिर इमरान पे इल्जाम लगाना कि जनाब इमरान खान ने, अगर करप्शन के मामले थे इतने, तो अभी तक तो अपना उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी एक केस भी ला नहीं सके आप रिकॉर्ड के ऊपर। चौधरी परवेज लाई के खिलाफ झूठे केस बनाए, वो चल नहीं सके हैं आप। तो ये जो बयानिया वो बना के, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि 21 अक्टूबर को ये नहीं आएगा। ये तब आएगा नवाज शरीफ कि जब उस पर यकीन दहानी करा दी जाएगी कि ये बाकायदा जो है अपना ना नवाज उनके केसेस में, जो कि वजह सिर्फ समझिएगा कि एक में 10 साल की सजा है, एक में 7 साल की सजा है, इश्तिहारी है। तो इश्तिहारी को जमानत नहीं मिलती होती है, जिसमें बैठे ना सिर्फ आधी जमानत उसको मिलती है कि जिसमें जिसमें तो सजाएं हो चुकी हैं, सीधा जो मर्जी हो जाए जेल में जाना पड़ेगा। फिर अगली जो बात बड़ी जबरदस्त है कि 10 साल में वो ताउम्र नाअहल है। ये दोनों केसों में 10-10 साल की नाअहली है, और वहां नाअहल है ताउम्र। अपना एवनफील्ड के केस के अंदर, पनामा के केस के अंदर। तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। यानी 10 साल लोग, 10 लाख मीनारे पाकिस्तान, वो मेरा ख्याल है वो कोई 1,000 की बात कर रहे होंगे। वो गलती से फालतू सिफर लग गए हैं। तो वरना तो पता चल जाएगा क्या है। अब अगली बात जो है ना, मैं नवाज शरीफ का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं देख रहा, और कोई लीडरशिप होगी तो वो देख लेंगे। तो ये अभी अभी जो फैसला साज है, उन्होंने ये फैसला को किया होगा कि अवाम में कोई पजीरा ही हासिल कर सके। अवाम में पजीरा नवाज शरीफ को अब मिलने वाली नहीं है कि जितनी अवाम तंग आ चुकी है। अगली बात है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान इस वक्त जमीर का कैदी है। इमरान खान इस वक्त इस निजाम का कैदी है। इमरान खान इस वक्त ऑपरेशन रजीम चेंज का कैदी है। यानी उसके पीछे बुनियाद ही कोई नहीं है। तोशाखाना केस नोट कर लीजिएगा, जिसने इसकी अपील सुनी की,
ये रद्द हो जाएगा, चूंकि उसमें नाअहली भी हुई है, इसलिए उसकी अपील सुन के फैसला कराना बहुत जरूरी है। साइफर का केस जीरो है, जीरो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने जो बातें की उसकी गवर्नमेंट, अब तो सबूत इनडायरेक्ट इतने आ गया कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने में जो कहा गया, तो वो सारा जो कुछ कहा उसने कौम के सामने रख दिया, और वो भी डी क्लासिफाई करने के बाद। तो सेक्शन 5 और 9 का इतलाक जो मादी से करने को कहा वो पॉसिबल नहीं। फिर इसमें जो तरामीम की गई है, सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत नहीं किया, वो चैलेंज कर दी गई है। और बाकी अगर केसेस देखें, 9 मई के इमरान खान साहब तो हिरासत में थे, तो उनको मास्टरमाइंड कहना, ये करना, इमरान खान ने तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने इदारों को इस तरह करने के लिए कोई, ठीक है उनका बयानी अपनी जगह रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप इदारों को ही आप इस तरह अब ये लेके चले जाएं पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट कोई इस तरह का, वो मैं नहीं समझता। वो जो कोई बना रहा है केस उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझता। इमरान खान साहब के लिए मसाइल और मुश्किलें अभी चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना चाहिए बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन वहां भी एक सवालिया निशान है। मेरे इस प्रोग्राम का ये चंक संभाल के रख लेना। मैं चूंकि 2007 की वकला तहरीक में मुतहरक रहा हूँ, उस वक्त की वकला तहरीक के मकसद 2 थे, जनरल परवेज मुशर्रफ को उतारना और जजेस अपनी मर्जी के लाना, पैक करना जजेस को। और वो अब दौर कुछ ऐसा आ गया है कि वो जो जजेस वहां उस वक्त तैनात किए गए थे, शायद वो क्या रोल प्ले करते हैं बाहर, यहाँ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, यूके की इन्वॉल्वमेंट आपने सारे हमारे सिस्टम में देख ली है। तो ये वो सवाल है जो एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल ये जो ज्यादती हैं वो इमरान खान साहब के, वरना अगर इसका एक जुडिशियल कमीशन भी बना लिया जाए, इमरान खान साहब केसेस एक डे टू डे लगाकर अगर डिसाइड भी कर लिया जाए, तो मैं नहीं समझता इमरान खान साहब को रोका नहीं जा सकता। रोकने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, मार्शल अपना पार्शल लॉ ये लगाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल आता है। वो अब देखना ये है, इल्जाम तो लगता रहा जस्टिस उमर अता बिंदयाल के ऊपर, कोई केस 63 डे के केस में मैं पेश हुआ हूँ। 63 डे का केस अपना डिफेक्शन लोटो को रोकने के लिए था। ये हम कहते रहे जी री राइटिंग, क्या री राइटिंग भाई, बंदा पूछे उनसे बैठकर कि चोर चक्के आए लूट मार करके पैसे से करके इमरान खान को गिराने की साजिश हुई, या बाकी चीजों को सारा सामने रख के देखे। मैं वैसे मेरिट पे तो मैं इमरान खान साहब केसेस नहीं देख रहा, मगर ये सिस्टम की वो सिस्टम है जो इमरान खान के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है और कर रहा है। और लेकिन मैं फिर भी उन पर पुरुम्मीद हूँ। सवाल है कौम का कि कौम इमरान खान के साथ जब तक सड़कों पे नहीं निकलती, अदम तशद्दुद या वो तशद्दुद की सियासत को रद्द नहीं करती, तो उसका रिजल्ट जो है फिर पॉजिटिव नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे साथ सीनियर कानूनदान मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, जो कि तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे और कानूनी नुकात भी हमें बता रहे थे, और हमारे नाज़रीन को बड़ी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की जो कि ओवरऑल मैन स्ट्रीम में कभी नहीं की, और ऐसी बातें भी नहीं होती खान साहब से मुतल्लिक। तो मियाँ साहब के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने नहीं आना, तो अगर वो आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, और जेल क्योंकि उन पर मुकदमात हैं, यहाँ से मफरूर है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनके भाई ने उनको यहाँ से रुखसत किया था, और अब वो 5 साल बाद दोबारा आ रहे हैं, तो अवाम का गम गुस्सा उन पर ज्यादा होगा, ना कि उनको दोबारा जो है अवाम को ये इस्तेमाल करे। अपने मेजबान सरदार खान को जेल का इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।